नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत से प्रोफेशन हैं। डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई बिजनेसमैन है, तो कोई नेता है, तो कोई अभिनेता है। ये सब तो है, लेकिन इसके साथ साथ अच्छा इंसान भी हो, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। कहीं पर कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं उनके जीवन में जो अच्छे इंसान बनने नहीं देता है या वो बनना नहीं चाहता। लेकिन आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित है जो एक अच्छे डॉक्टर तो है ही हैं, उससे पहले वो एक अच्छे इंसान भी है। उनके जीवन से झलकता है उनकी त्याग भाव, सेवा भाव, दया भाव, जो उन्होंने अपने जीवन में लागू किया है प्रोफेशन के साथ, वो देखते ही बनता है। यही वजह है कि पूरे राजस्थान में वो बहुत प्रसिद्ध है, जिनका नाम है डॉक्टर रामशरण रुंडला जी। स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जो बचपन है कहाँ बीता और पढ़ाई लिखाई कहाँ कहाँ हुई, क्या क्या हुई वहाँ से। मेरा जन्म जयपुर जिले के शाहपुरा तहसील में एक छोटा सा गांव है रामपुरा, वहाँ पे हुआ। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे। प्राथमिक शिक्षा मैंने उसी गांव से ली। हाई स्कूल तक मैं शाहपुरा गया और उसके बाद में कॉलेज शिक्षा के लिए जयपुर महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया। फर्स्ट ईयर करने के बाद में हमने मेडिकल का जो प्री एंट्रेंस टेस्ट होता है, पीएमटी इसको बोलते हैं, प्री मेडिकल टेस्ट, वो दिया। पहली बार में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया। सेकेंड ईयर में दोबारा वो टेस्ट दिया और उस दौरान मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे 4.5 साल का हमारा MBBS का कोर्स मैंने किया, 1 साल का इंटर्नशिप किया। वो करने के बाद में मेरी इच्छा थी कि मैं पीजी करूं, क्योंकि शुरू में जो मेरे पिताजी ने संस्कार दिए थे या मेरी जो सोच बनी हुई थी, क्योंकि बचपन में मैं बीमार ज़्यादा होता था। बीमार होता था तो मेरे पिताजी साइकिल में बिठा के शाहपुरा अस्पताल में ले जाते सरकारी में। तो वहाँ मेरे को पहले कहते थे, डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन लगा देंगे, इसलिए यहाँ कोई बदमाशी नहीं करनी है, चुपचाप बैठे रहना है। अच्छा। और ये देखना है। अच्छा। तो मैं उन डॉक्टर साहब को देख के बड़ा प्रभावित होता था कि वो कान में गले में स्टड डाल के और बिल्कुल ऐसे मतलब अनुशासित बैठते थे। और उनका एक ऐसा स्टाइल था, मरीजों में खौफ था कि मरीज वहाँ कोई वो नहीं करता था अल्लाह गुल्ला। उनको देख के मेरे को पिताजी कहते थे कि अगर यहाँ पे बदमाशी करोगे तो ये इंजेक्शन लगाएंगे। अच्छा। हाँ। और तुम्हारे को अगर आगे इंजेक्शन लगाना है तो तुमको भी इसी लाइन में जाना है। अच्छा। तो वो चीज़ प्रेरणा लेके मैंने मेरे दिमाग में एक बना लिया था तस्वीर कि मेरे को आगे इसी लाइन में जाना है। उसी के तहत मैंने PMT दी थी और मेरा मेडिकल सिलेक्शन हुआ था। अब मेरे को PG करनी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि मेरिट में मेरा उस स्तर तक नंबर नहीं आया। तो हमने उसके लिए फिर एक हाउस जॉब जो होता है 1 साल का, वो करना होता है PG में। तो वहाँ पे जो सीटें थी हमारे SMS में वो लिमिटेड थी। तो हाउस जॉब के लिए हम वहाँ से 1981 में हम चले गए बॉम्बे हॉस्पिटल। अच्छा। और वो मारवाड़ी हॉस्पिटल है बिल्डास का। तो वहाँ पे हमने हाउस जॉब किया। वहाँ से वापस आने के बाद में हमने कोशिश की कि हमारा PG में सिलेक्शन हो, लेकिन किसी वजह से वो काम फिर अटक गया। तो हमने राजस्थान सरकार की नौकरी ज्वाइन कर ली। मैंने 4.5 साल तक नौकरी की। उसके बाद में इन सर्विस कोटा एक होता है जिसमें आप सर्विस क्लास वाले अगर मान लो डॉक्टर्स PG करना चाहें तो उनकी कुछ सीट्स होती हैं। तो उस के तहत मेरा एडमिशन मेरिट के हिसाब से PG में हो गया। अच्छा। मैंने SMS से MS की डिग्री ली, मास्टर ऑफ सर्जरी, जनरल सर्जरी में। और वो डिग्री मैंने
87 में ले ली थी। अच्छा। उसके बाद में मेरा, चूँकि उससे पहले भी मैं नौकरी कर चुका था 3-4 साल, पीजी के बाद में मेरे को वापस गवर्नमेंट जॉब में जाना पड़ा। तो मेरी पोस्टिंग एक छोटी सी जगह हो गई जो जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर थी। पंचायत हेडक्वार्टर था। मैंने वहाँ जाके जब सारा सिस्टम देखा तो मेरे को लगा कि इस छोटी जगह में मेरी डिग्री का फ़ायदा लोगों को कैसे दूँगा। मैंने कोशिश की शायद कहीं ऐसी जगह हो जाए जहाँ सर्जरी का काम मेरे को मिले। मैंने, जैसा कि आप जानते हो, लोकतंत्र में राजनेताओं का ज़्यादा दबदबा होता है, बिना उसकी सिफारिश से कोई काम नहीं होता। मैंने कोशिश 1-2 जो जानकार थे उनसे मैंने करी, लेकिन वो, जैसा आप जानते हो, मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस समय हालात जो हैं, बिना पैसे काम नहीं होता है। तो वो मेरे सिद्धांत के खिलाफ था। कुछ मेरी अंतरात्मा नहीं चाहती थी कि मैं किसी को इस काम के लिए घूस देकर या रिश्वत देकर कुछ करूं। तो वो मैंने सोचा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, चाहे मेरे को मेरी सर्जरी का फ़ायदा मिले या नहीं मिले। मतलब मन में ये ख्याल आने लगा आपको कि इतनी बड़ी डिग्री ली है, सर्जन हूँ मैं, पोस्टिंग गांव में है, तो वहाँ क्योंकि ज़्यादातर गांव वाले तो सर्जरी कराने शहर में जाते हैं या बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी में शायद नहीं। तो ये ख्याल आपको वहाँ आया कि अब कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। लेकिन मेरे दिमाग में जो मेरे पिताजी द्वारा जो मेरे को सीख दी गई थी, माता पिता द्वारा, वो हमेशा रहती थी। पिताजी मेरे को कहते थे कि बेटे, डॉक्टर बन रहे हो तो सरकारी नौकरी करनी है आपको, और नौकरी वहाँ करनी है जहाँ पे सरकारी सेवाओं की ज़रूरत है, गाँव में। और माता जी कहती थी कि बेटे, रात को 12 बजे भी कोई मरीज आ जाए, दुखियार आ जाए गांव का, तो उसके लिए दरवाज़ा खोलना, और अगर गरीबी स्थिति ज़्यादा है उसकी तो फीस मत लेना। इसी के तहत मेरे शादी के बाद जो मेरी पत्नी आई, उसका भी यही ख्याल था। वो कहती थी कि मेरे घर में गलत पैसा कभी मत लाना आप, और जो आपकी आमदनी है मेहनत की, उसका 10% आप परमार्थ खर्च करना। तो ये तीनों बातें हैं ना, मेरे दिमाग में घुसी हुई थी। तो उसी के तहत मैंने देखा कि काम तो अपन को यही करना है। अब ये कैसे करना है, ये अपने यहाँ का सारा देख के। तो मैंने वहाँ शुरू में 1.5 साल तक मेरी जो भी ज्ञान था मेरा, उसके तहत मैंने सेवा की। क्योंकि वहाँ साधन नहीं थे, थिएटर नहीं था, बिल्डिंग बड़ी हुई थी, और इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, बेहोशी का डॉक्टर भी नहीं था। तो इसी दौरान क्या हुआ, मैं सेवा वहाँ करता रहा। धीरे धीरे हमने क्या हुआ, उसी दौरान हमारे जो राजस्थान में चिकित्सा मंत्री बने, वो डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनसे मेरा परिचय थोड़ा था। कुछ हमने आगे बढ़ाने की कोशिश करी, क्योंकि हमारे मन में था कि हम यहाँ थिएटर बढ़ाएंगे, इनको यहाँ बुलाएंगे और वो सारा करेंगे। तो हमने उनका जन्मदिन बनाया हमारे उस छोटी सी जगह गांव में। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम कुछ कैंप लगाना चाहते हैं आपके जन्मदिन पे, तो आप वहाँ पधारें, हमको समय दें। उन्होंने हमारे को समय दे दिया, वो वहाँ पधारे। हमने उनका जन्मदिन मनाया, एक निःशुल्क कैंप लगाया जिसमें करीब 3000 मरीज उसमें पंजीकृत हुए। उनको हमने निःशुल्क जाँचें भी जो वहाँ उपलब्ध थी, बेसिक जाँचें वो करी, दवाइयाँ भी निःशुल्क बाँटी, और अच्छा उनका एक मतलब प्रोग्राम करवाया। तो कुछ उसी दौरान गाँव वालों ने कुछ समस्याएं अपनी रखी कि साहब यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं है। मंत्री जी वो थे, उन्होंने मेरे को पूछा कि डॉक्टर साहब क्या दिक्कत है यहाँ पे, तो मैंने साहब थिएटर वगैरह नहीं है, और इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, और बेहोशी डॉक्टर भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो, डायरेक्टर साथ थे उनके साथ में प्रोग्राम में। डायरेक्टर को उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर साहब को जो भी इनको इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो दीजिए, और एक एनेस्थेटिस्ट जो बेहोशी का डॉक्टर है उसकी पोस्टिंग करिए यहाँ पे, और कोई जो आपको ज़रूरत हो मेरे को बताओ, अगली बार मैं जब आऊँगा यहाँ पे तो मेरे को थिएटर चालू मिलना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने उनसे प्रॉमिस कर लिया, वादा किया कि हाँ साहब मैं कर दूँगा। मैं डॉक्टर साहब से मिलकर, सीएमएचओ से मिलकर ये सारी जो भी ज़रूरत थी वो पूरी करवाई। उन्होंने बेहोशी का डॉक्टर वहाँ नियुक्त कर दिया, थिएटर हमने चालू कर लिया। अब चूँकि ऑपरेशन के मामले में मरीज़ इतना जल्दी तैयार होता नहीं है कोई, वो भी ऐसी जगह जो जयपुर के नज़दीक है 50 किलोमीटर, और
जहाँ पे जयपुर आराम से आधा घंटे में 1 घंटे में पहुँचा जा सकता है हाईवे पे। तो विश्वास जो मरीज का सब होना में चाहिए, विश्वास जगाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो विश्वास मैंने जगाया मरीजों में, क्योंकि कुछ तो मेरी सेवा से प्रभावित लोग हो गए। निःशुल्क मैं वहाँ सेवाएं देता था। जब भी रात को 12 बजे पेशेंट आ गया तो मैंने कभी उसको ये नहीं कहा भाई तू भी थोड़ी देर बाद में आना, या मैंने कोई आर्थिक उससे कुछ वो चाहा हो, वो भी वैसा मेरा मानस नहीं था। तो हमने वो थिएटर वहाँ चालू किया तो धीरे धीरे मरीज जुटने लगे। और मेरा जो मानना था कि निष्काम भाव से अगर आप कोई काम करते हैं तो ऊपर वाला परम तत्व जो भी है ना वो आपका साथ देता है। बराबर। तो मैंने जो भी वहाँ से ऑपरेशन किए, किसी केस में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। अच्छा। वैसे सिलेक्शन भी हम ऐसा ही करते थे कि ज़्यादा कोई वैसा सीरियस पेशेंट हो उसको बजाय वहाँ का ऑपरेट करने के हम आगे रेफर करते थे। वहाँ जो फिट केस होते थे, हाँ भाई इस केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी और मैं खुद यहाँ इसको हैंडल करने में सक्षम हूँ, वो मैं वहाँ करता था। और ऐसे ऐसे मिरेकल आए। एक पेशेंट जो थी जिसके बच्चेदानी में गांठ थी, जिसको हम फाइब्रोइड यूट्रस बोलते हैं, काफ़ी मोटी गांठ थी वो। जो महिला थी वो विधवा थी और मेरा जो निवास स्थान है उसके पास में उसका गांव था। उसका भाई था जो मेरे वहाँ गोविंदगढ़ थाने में सिपाही था। वो उसको लेके 3-4 बार जयपुर जनरल अस्पताल में जाके आया, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स ने उनको ब्लड का बहाना मार के या कुछ कह के टाल दिया, उसका काम किया नहीं। अब चूंकि गांठ बड़ी हो रही थी धीरे धीरे उसकी, तो गांव में गांठ के नाम से मरीज का भी चिंतित हो जाता है, तो बेचारी वो परेशान थी। तो जब उस सिपाही ने वहाँ देखा डॉक्टर साहब यहाँ ऑपरेशन करते हैं, तो उसने मेरे को आके बोला कि डॉक्टर साहब मेरी बहन है और ऐसे उसके मोटी गांठ है। जयपुर मैं 3-4 बार जाया, लेकिन वहाँ तो टरम टोली करते हैं, तो आप यहाँ कर दो। तो मैंने कहा भाई ले आना, जाँच करी देख लेंगे एक बार। उसको बुला लिया उन्होंने, हमने देखा, खून की जांच करी, खून देखा, खून थोड़ा कम था। तो मैंने वहाँ पे एक जो ब्लड स्टोरेज सेंटर होता है वो चालू कर रखा था, उसे लाइसेंस लेके। तो हम उस ब्लड स्टोरेज सेंटर में करीब 10-12 यूनिट ब्लड की हर ग्रुप की रखते थे। तो डिलीवरी के टाइम पे या वैसे कोई पेशेंट आ गया इसके खूनी कमी है, उनको लगाते थे। SMS से हमारे को सप्लाई उसकी मिलती थी। तो हमने देखा भाई इसका ब्लड ग्रुप क्या है, उस हिसाब से हमने उसका ब्लड मंगा लिया, उसको ऑपरेट करने की हमने सोच ली। अब मेरे पास जो एक बेहोशी की डॉक्टर थी, वो नई मतलब लड़की थी वो, तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था। वो बोल रही थी सर ये थोड़ा भारी इसके फाइब्रोइड है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। मैंने कहा तुम तो अपना काम करना, दिक्कत आई जो हम देख लेंगे, क्योंकि ये लेडी काफ़ी परेशान है, इसको इस बहाने डाल देंगे तो उसका काम नहीं होगा। तो अब तो मेरे को अपन देसी भाषा में बोलते बालाजी का नाम लेके अरे काम करना है, और शुरू कर दिया उसका। उसने उसको बेहोश का इंजेक्शन लगा के उसको मशीन पे ले लिया, मैंने उसका ऑपरेट करना चालू कर दिया। अब जैसे उसका मैंने पेट खोल लिया था और उसका जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन होता है ना ब्लड में, कोरोना टाइम में आपने देखा होगा ऑक्सीजन सैचुरेशन की काफ़ी लोगों में वो आ गई थी, अवेयरनेस आ गई थी, तो वो उसमें कम होने लग गई। वो मोटर लगा हुआ था, उसमें ऑक्सीजन कम हो गई उसकी, मतलब जो 100% होनी चाहिए या 98 का वो उसकी करीब धीरे धीरे होती और 60% आ गई। अब वो एकदम घबरा गई लड़की। उसने मेरे को कहा सर ये तो पेशेंट जा रही है। वो क्या जा रही है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो गया। तो मैंने कहा घबराओ नहीं, अभी आपको जो अपनी तरफ से कुछ करना है इसकी ट्यूब वगैरह मान लो कहीं सही उस पर नहीं है तो आप उसको सही रिसेट कर लो, और कोई इंजेक्शन वगैरह आप जो चीज़ समझते हो इसके तहत आप लगाओ। और एक चोमू से डॉक्टर जो एनेस्थीसिया के थे, हमारे काफ़ी अच्छे जानकार थे वो, उनको मैंने कॉल मिलवाया उनसे, मैं उनको ये नंबर मिलाओ, आप अपना काम करते रहो। उनको फ़ोन किया तो किस्मत से वो फ्री बैठे थे। तो जैसे उन्होंने कहा कि मैं फ्री हूँ, तो मैंने कहा कि आप तुरंत आ जाओ, और जो भी कोई इंजेक्शन वगैरह इस तरह की इमरजेंसी के हो ना वो आप ले आना। वो आ गए। अब आने में उनको, क्योंकि 15 किलोमीटर है वहाँ से, चोमू से हमारा जो जगह थी गोविंदगढ़, तो
आने में टाइम लग गया, 20 मिनट तो लगते ही हैं। 20 मिनट तक आप देख लीजिए उसको, वो जो सारा सिचुएशन था ना उसी लेवल पे चलता रहो। तो मेरे को भी एकदम टेंशन हो गया कि मैंने यार अपन ने अपने गांव के नज़दीक की है, विडो वैसे है, और यहाँ करने के लिए उसको ऑपरेशन करने के लिए कह दिया, तो बड़ा मुश्किल हो गई मेरे को। क्योंकि हमारी जो बुक्स में लिखा है साइंस में कि भाई 3 मिनट तक आपका अगर सेचुरेशन डाउन रह जाता है तो आपके दिमाग की ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, और उससे आई को हाइपोक्सिया इसको बोलते हो आप, ब्रेन डेड इसको बोलते हो, उस तरह का उसका हो जाता है स्थिति। तो मैंने कहा ये तो इसके लिए ज़िंदगी भर के लिए एक वो हो गया, और अपने को भी इसका एक क्या कहना चाहिए इसको, बदनामी का मतलब गुडविल अपने के उसको खराब हो गया। तो मैं मन ही मन मेरे इष्ट को याद करता रहा। मैंने कहा जो भी कुछ हुआ, मेरा इसमें कोई वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं फाइनेंशियली, मैं निस्वार्थ भाव से इसका काम करना चाह रहा हूँ, तो ईश्वर मेरे को इसमें सफलता दिलाना, ये मेरी मन में मैं करता रहा। फिर फाइनली क्या हुआ? फाइनली वो डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब ने आके उनको बताया कि अब जो भी है ये तो इसको अपन रिवर्स से देंगे, वापस हॉस्पिटल लाएंगे तब मालूम चलेगा। आप तो अपना काम ये है ना, जो भी काम करना है आपका सर्जरी का वो कर दीजिए आराम से, इसमें कोई कमी बस छोड़ो। तो मैंने मेरा वो सारा जो सर्जरी का काम था पूरा कर दिया घंटा भर में। घंटे भर बाद में उन्होंने उसको रिवर्स दिया, तो वो रिवर्स आई नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर अपन आगे वेंटिलेट करते हैं, ऑक्सीजन देते रहे उसको। 1 घंटे बाद दोबारा इंजेक्शन लगाया रिवर्सल का। तब वो जो आपका वर्बल कमांड था जिसको हम कहते हैं ना आंखें खोलो, जीभ दिखाओ, तो पेशेंट ने खट से अपना आंखें खोल दी, जीभ दिखा दी। मेरे को बड़ा शगुन मिला, भगवान को मैंने धन्यवाद दिया कि चलो ये होगी। पेशेंट वो 7 दिन बाद में टाँके निकलवा के चली गई। फॉलोअप में बिल्कुल वो आगे भी दिखाने आती थी मेरे को, सही रही। तो ऐसी 1-2 घटना और हैं जिनमें कभी आप सोच नहीं सकते कि भाई ये पेशेंट ठीक होएगा, लेकिन चूँकि हमारा समर्पण और निष्काम भाव से उसकी सेवा करना, ज़रूरत पड़ने पर दवा कंपनी वालों से मंगा के लगाना उसके, ये सारा हम काम करते थे। तो डॉक्टर साहब ये जो आपकी जो मनोस्थिति है, जो एक समर्पण भाव, ये मुझे लगता है ये जन्मजात संस्कार होता है, और माँ बाप का अपना एक भावनाएं हैं जो ट्रांसफ़र होती है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपको कब से ये लगा कि मुझे इस तरह का ही करना ही है, या दूसरे डॉक्टर्स हैं और भी ऐसे दुनिया में जो इस तरह की भावनाएं नहीं रखते हैं, वो शायद केवल पैसा कमाने के लिए सोचते हैं, मरीज ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर उनका ज़्यादा अटेंशन नहीं है। ऐसे है कम लोग, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स को जो केवल स्वार्थ भाव से ट्रीटमेंट करते हैं, उनके लिए आप अपने जीवन के अनुभव से क्या कहना चाहोगे? ऐसा था कि मेरे जो पिताजी टीचर थे, तो घर में अनुशासन था, अनुशासन के तहत वो हमको बिल्कुल वैसा उसमें रखते थे। शुरू से ये मेरे को कहते थे कि बेटा एक तो झूठ मत बोलना, कभी कोई चोरी मत करना, और गलत किसी लाइन में नहीं रहने की, मतलब नहीं जाना है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी है। हमने बीच में 1-2 गलती इस तरह की करी तो हमारी पिटाई हुई। तो वो जो डर मेरे दिमाग में पिताजी का घुसा कि भाई मेरे को जो पिताजी कह रहे हैं उसी में रहना है, वो चीज़ मेरे साथ चलती रही। और बाद में भी पिताजी टीचर थे, हमारी खेतीबाड़ी भी थी, उसको भी वो संभालते थे, और उसके बाद में समय से स्कूल खुद जाते थे पैदल। वहाँ से उनकी पोस्टिंग करीब 5-6 किलोमीटर होती थी, लेकिन वो उस दौरान पूरा अपना खेती का काम संभाल के फिर स्कूल जाते थे, टाइम पे जाते थे। और उनका गांव में इतना अनुशासन था कि दूर से देखते तो उनके सामने कोई धूम्रपान नहीं करता था, और देख के लोग अपना अड़ जाते थे रास्ते से। तो वो जो अनुशासन था वो हमारे जीवन में आया, और उसी के तहत मैंने सारा वो इस चीज़ को अपने एक पॉजिटिविटी जो है, एक अच्छे संस्कार है, बचपन से आपको परिवार से मिला है, माँ बाप से मिला है, और अपना व्यक्तिगत भी पुरुषार्थ भी तो उसी के तहत मैं मेरे प्रोफेशन के प्रति है ना ईमानदार रहा, और मरीज के प्रति वफादार रहा। मैंने कभी कोई किसी से वो नहीं उम्मीद करी कि मेरी सेवा के बदले मेरे को कुछ मिले, और इस भावना से लोग बाग प्रेरित हुए। लोगों ने वहाँ पे मेरे को
कोई दानदाता नहीं थे प्रोफेशनल, जिसकी जैसी हैसियत थी उस हैसियत के अकॉर्डिंग है ना, मेरी सेवा के बदले मैंने पहले उनका काम किया है। आप जानते हो आज कोई किसी का 5 रुपए का काम करते हो तो अगला आपसे 25-30 रुपए की उम्मीद करता है ना। हाँ, तो उसके तहत मैंने उनको निष्काम भाव से जो सेवाएं दी। लोग जब काम करा के डिस्चार्ज के टाइम मेरे से कहते साहब हमारे लिए कोई सेवा बताओ, तो सेवा के लिए मैं कहता भाई मेरे को कोई पैसा चाहिए नहीं, आपको सेवा करनी है, ये आपका अस्पताल है, आप ही काम आएगा, इसमें ये कमी है, आप अपनी जेब की जो भी श्रद्धा है, गुंजाइश है, उसके तहत मेरे को बताओ आप कितना खर्च कर सकते हो। जरूरी नहीं खर्च करो आप, क्यों सरकारी अस्पताल है, आपका काम हो गया, आप जा सकते हो। आपकी इच्छा है आप मेरी सेवा से प्रभावित हो और कुछ सेवा करना चाहते हो तो आप अपनी इच्छा बताओ कि आप क्या कितना तक करना चाहते हो। तो उसके तहत एक ट्यूबलाइट से लेके एसी तक मैंने लोगों से लगवाए। वाह क्या बात है। और मेरी संस्था पे अगर आप देखेंगे जिसमें मैं रहा, आज की मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो जब तक मैं रहा वहाँ पे 23 साल, तो उस संस्था पे मतलब हर रूम में एयर कूल्ड सिस्टम था सारा, डक्टिंग का, 24 घंटे लाइट थी, 24 घंटे पानी था, वाटर कूलर सब जगह मैंने 2-3 जगह लगा रखे थे ठंडे पानी के लिए, मरीजों के लिए बेंचेज बैठने के लिए, उनके लिए विश्राम गृह बना रखा था, एक मीटिंग हॉल मैंने ऐसा बना रखा था जिसमें कभी भी कोई मीटिंग हो तो उसके लिए वो हो। और जो सुविधाएं वो एक होनी चाहिए ना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी वो सुविधाएं शायद नहीं थी, मैं इसमें बड़ा ही नहीं कर रहा मेरी, वो सुविधाएं सारी वहाँ पे थी। और उन सुविधाओं को देख के मेरे जो उच्चाधिकारी थे जयपुर में वो प्रभावित थे, और जब भी कोई बाहर से टीम आती थी तो वो वहाँ टीम को भेजते थे। मेरा काम पूरा स्ट्रीमलाइन होता था, पूरा साफ सफाई मिलती थी। ये बात एक सीखने जैसी बात है कि हर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर अगर चाहे तो जरूरी नहीं कि सरकार की मदद से ही हम उस हॉस्पिटल को बहुत अच्छा करें, एक पब्लिक सेवा भी एक ऐसी जनजागृति लाके भी किया जा सकता है, क्योंकि हर काम सरकार पे छोड़ दें, क्योंकि सरकार भी जनता के उम्मीद पे है और जनता सरकार की उम्मीद पे टिकी होती। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप जैसे बता रहे हैं कि जो पेशेंट ठीक हुए हैं, जिनको जीवन दान मिल गया, कहते हैं ना जान है तो जहान है, जब मिल गया तो वो पूरी तरह से सेवा में लगाते रहे हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। वहाँ पे मैं हमेशा ये ध्यान रखता था कि इस अस्पताल में किस चीज़ की कमी है और इसके लिए कितना बजट चाहिए और उस बजट के लिए मेरे को क्या करना है, ये पिक्चर मेरे दिमाग में रहती थी। तो उसके लिए मैं थोड़ा, मेरी एक जो तरीका था पेशेंट को, अटेंडेंट को मोटिवेट करने का, मैं उसको एक उसमें लाता था कंपटीशन में। जैसे मान लो किसी गांव के व्यक्ति ने कोई चीज़ मेरे को दे दी, तो मैं उसी गांव का दूसरा व्यक्ति जिसको मैं समझता था भाई ये दे सकता है, तो उसको मैं चाय पे बुलाता है अस्पताल में, फिर कहता है कि देखो ये चीज़ आपके फलां आदमी ने दी है, और मैं सोचता हूँ शायद आप उससे कम नहीं हो, आप उससे बेस्ट हो, आप बेस्ट हो। तो गांव का बेचारा वो आदमी सीधा साधा होता था, किसान वर्ग का, तो हाथ जोड़े कहता डॉक्टर साहब जो आपकी इच्छा है चलो मंगा लो, हम तो पैसे आपको दे देंगे। तो मैं उनको ये कहता भाई पैसा देखो ऐसा है, चीज़ अच्छी मंगानी है आपको, चाहे तो आप ले आओ, चाहे पैसा मेरे को दो मैं मंगा लेता हूँ, उसका उस पर नाम लिखा देता, मैं लगवा देता, उसको दिखा देता, स्टॉक रजिस्टर में जो सरकारी रिकॉर्ड होता है उस पर एंट्री करवा देता उसकी, और ये तुम्हारी चीज़ है, मेंटेन में उनसे करवाता उस चीज़ को। एक व्यक्ति ने जैसे वाटर कूलर लगाया वहाँ पे, कूलर ख़राब हो गया, तो मैं उसको फ़ोन पे मजाक में कह देता कि भाई वो पानी पीने वाले तेरे को गालियाँ दे रहे हैं। अच्छा। वो कहता कि डॉक्टर साहब क्यों, तो पानी ठंडा नहीं आ रहा है और कुछ गड़बड़ हो गई उसमें, तो नहीं आप ठीक कराइए, हम ठीक करा देंगे, कहा मेरे को बिल भेज दीजिए और आप ठीक करा दो उसको। तो वो इस तरह से मैं हर चीज़ को है ना, कोई भी चीज़ खराब हो रही है मेंटेनेंस कराता, मेंटेन कराता उसको, खरीदवाना भी कल्याण के भाव से, समाज सेवा में, और उसको पालना भी देना बहुत। अब लोगों का विश्वास इतना बैठ गया कि वहाँ पे ऑपरेशन के लिए फिर कई बार वेटिंग में रहना पड़ता था। पेशेंट आया उसको कहा भाई आज नहीं कर पाएंगे, तेरा 3-4 दिन बाद नंबर आएगा, तेरे पहले और मरीज है हमारे पास, और दिन भर तो सारा काम ओटी का कर नहीं पाते, सरकारी सेटअप है, हर आदमी ड्यूटी होती है, तो इस हिसाब से वहाँ वेटिंग पे पेशेंट आने लग गए।
तो वो एक विश्वास ही था जिसकी वजह से वो मरीज़ चाहता था कि ऑपरेशन मैं यहीं कराऊंगा डॉक्टर साहब के हाथ से। और वही मरीज़ मैंने कभी मेरे अस्पताल में मेरी नेम प्लेट नहीं लगाई, मैंने कभी कोई विजिटिंग कार्ड नहीं छपाए। मरीज़ बुलाता था वहाँ से, और मरीज़ दूर दूर के जो रिश्तेदार होते थे ना, क्योंकि जब भी एक आम बात है कि अपन कोई ऑपरेशन करवाते हैं तो अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं भाई ये बीमारी है और ये ऑपरेशन कराना है, तो रिश्तेदार कहता है कि नहीं नहीं ये ऑपरेशन है तो आप यहाँ आ जाओ हमारे पास में, हम आपको ऑपरेशन करा के देंगे। वो लाते थे, हम करते थे। तो उस काम में मैं इतना मग्न हो गया था कि 2013 में मेरे साथ जो एक मेरे परिवार के साथ हादसा हुआ, केदारनाथ जो त्रासदी हुई थी, उसमें मेरे परिवार के 9 लोग वहाँ अच्छा काल कलवित हो गए। अच्छा। हाँ, लेकिन भगवान ने मेरे को इतनी हिम्मत दी उस समय भी कि मेरा परिवार का कोई भी सदस्य है, मैं मानसिक रूप से डिस्टर्ब नहीं हुए। अच्छा। ये शक्ति शायद मेरे भगवान ने, मैं इसलिए मानता हूँ मैं जो निष्काम भाव से सेवा कर रहा था। बराबर, ये जो निष्काम भाव की सेवाएं, दुआओं का बल आपके पास। हाँ, हो सकता है पूर्व जन्म में कोई मेरे से ऐसा हुआ हो जिसका शायद भगवान ने ये कुछ दिया है, बराबर, लेकिन इसको मैं पॉजिटिव लिया मैंने उसको। डॉक्टर साहब, आपकी इस तमाम बातों को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे एक पॉजिटिविटी की आप मूर्ति हैं, समाज सेवा के लिए आप दृढ़ संकल्प हैं, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ब्रह्मा कुमारीज में आप यहाँ आए हैं, पहली बार आए हैं, पहले आए थे? यहाँ पहले आज से 20 साल पहले मैं आया था, जब मैं सरकारी सेवा में था, मेरे बच्चे छोटे थे। अच्छा अच्छा। क्या अनुभव, आपका अनुभव क्या रहा है यहाँ पे, कैसा लग रहा है? उसके बाद भी मैं आपके शिवानी बहन को सुनता रहता हूँ यूट्यूब पे वीडियो, और मैं काफ़ी प्रभावित था इस चीज़ से। अब चूँकि उसके बाद में मेरे साथ जो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ मेरी थी, उस चक्कर में मैं इससे जुड़ नहीं पाया, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा रुझान इधर हुआ। तो हमारे जयपुर के नागेश भाई जो इस संस्था से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, उनके साथ मैंने आने का प्रोग्राम बनाया, तो मेरे को यहाँ देख के मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। जिस समर्पण भाव से यहाँ पे सेवादार सेवाएं देते हैं, और जो इतना बड़ा मैनेजमेंट यहाँ पे चल रहा है, ये एक इंसान के बस की बात नहीं है, ये कोई ना कोई परम शक्ति है जो इसको चला रही है। ये मेरा विश्वास पक्का हो गया, और वास्तव में देख के यहाँ के सारे उसको मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। इतनी अच्छी खाने की व्यवस्था, सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन, साफ सफाई, और जो अनुशासन यहाँ पे मैंने देखा, हर आदमी अपने समर्पण भाव से अपने काम में लगा हुआ है। तो ये देख के वास्तव में ये चीज़ काबिल तारीफ अच्छा लग रहा है, और निश्चित रूप से कहते हैं कि जब जो चीज़ अच्छा लगने लगे तो उस रास्ते पे चलने का मन भी होता है, मन होता है। और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा है, तो आप इस रास्ते पे चलेंगे, चलने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन एक ऐसी यात्रा है जो जीवन के सब प्रकार की जो खुशियाँ हैं, जो प्राप्तियां हैं, जो मनुष्य जीवन में जो चाहते हैं, वो सब बिना परमात्मा से जुड़े संभव नहीं है। और आप उस रास्ते पे आ चुके हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बातचीत करके, और आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। वैसे यहाँ एक मेडिकल विंग है, आप उनके साथ जुड़ करके भी अपनी इस जो अनुभव की यात्रा है आध्यात्मिकता के साथ जोड़ के और पूरे विश्व में एक अच्छी सेवा करेंगे, मुझे उम्मीद है। आप हमारे स्टूडियो में आके बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे विचार मैंने व्यक्त किए, इसका मौका दिया। थैंक यू। तो दोस्तों, आप सभी ने डॉक्टर साहब की वाणी से ये अनुभव जरूर किया होगा कि हम भी जीवन में कुछ अच्छा करें, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए कुछ न कुछ ऐसा करें जो लोग हमें याद करें। अगर कोई अच्छा सोचते हैं तो अच्छा करने लग जाते हैं, उसके लिए उदाहरण बनने की ज़रूरत है। तो आप भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करके समाज और देश में अपना नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।